वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। तो आप आते आते पहले सबसे पहले आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं अब आगे चलता हूँ। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुँचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छुपी हुई से वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये भी कहीं पूछ लिया जाता है कि प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितने ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ये भी कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित ताप पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर यह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। ये बात तो आप लोग ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि क्वथनांक गलनांक पूछा जाएगा। क्योंकि क्वथनांक को अभी हम देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर तापमान इसमें तापमान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। क्वथनांक एक ऐसा पॉइंट है जिस पर द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प बन जाता है। क्या ये 273 प्लस 100 तब 300 केल्विन होता है। केल्विन में डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 को जोड़ देते हैं तो केल्विन में बदल जाता है। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे इसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया है। 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेती है। जैसे ठोस से ऊष्मा, द्रव अवस्था से ऊष्मा, गैस अवस्था, और जब गैस अवस्था से शीतलता के कारण द्रव अवस्था में आएगा और द्रव अवस्था से ठोस में शीतलता के कारण आएगा। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में वापस बदल जाते हैं। तो कुछ क्रियाकलाप दिया गया, उस क्रियाकलाप की सहायता से आप देख सकते हैं कौन क्या हो रहा है। हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम यहाँ पर आपको मार्क से समझा देते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन
जरूर आएगा, ये आपको देख लेना है, क्योंकि आपने आगे पूछा भी जाएगा और क्वेश्चन आंसर में दिया भी होगा कि ऊर्ध्वपातन किसे द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, मतलब द्रव अवस्था में बिना बदले हुए, ये ठोस अवस्था में सीधे गैस, ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को वो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि वो जो ठोस है वो आपका द्रव में, लिक्विड में नहीं जाना चाहिए, सीधे गैस में जाना, उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो क्लियर, इस बात को आप समझ गए होंगे। और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। इस बात को भी ध्यान दीजिए, निक्षेपण किसे कहते हैं और ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो ठोस से सीधा गैस में तो क्या होगा, ऊर्ध्वपातन, और गैस से सीधा ठोस में अगर परिवर्तित हो रहा है तो उसे निक्षेपण कहते हैं। आप लोग इसको तो ज़रूर पॉइंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर में दिया रहेगा कि निक्षेपण किसे कहते हैं, तो आप लोग सीधा जवाब देंगे गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण, नेक्स्ट पॉइंट, दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने और संपीड़न करने पर क्या होगा, क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम होगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? तो इस फिगर के जरिए आपको दिखाया गया है कि पिस्टन जो है ऊपर है, तो उसमें वो जो कण है, मॉलिक्यूल मतलब कण जो दूरी पे है, पिस्टन को थोड़ा कंप्रेस किया गया, दबाया गया तो कुछ और नज़दीक आया, और ज़्यादा कंप्रेस किया गया तो और ज़्यादा नज़दीक आ गए। दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब पर एक एटमॉस्फेयर मतलब 1 atm हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर दिखाई हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस भी कहते हैं। ड्राई आइस पूछ लिया जाता है कि ड्राई आइस किसे कहते हैं, तो ठोस CO2 सॉलिड को ड्राई आइस कहते हैं। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव, गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। द्रव जो होता है जमता है तो ठोस बनता है, और ठोस संगलन से द्रव बनता है। द्रव वाष्पीकरण से गैस बनता है, और गैस से संघनन करने पर द्रव बनता है। ठोस से गैस में बदलने के लिए ऊर्ध्वपातन करना पड़ेगा, और गैस से ठोस में निक्षेपण करना पड़ेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेंगे तो 3-4 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा कि किससे क्या परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, वाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जल को धीरे खुला छोड़ देने पर वाष्प में परिवर्तित। वाष्पीकरण क्या होता है? पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है। जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे क्या वाष्प में बदल जाता है। जल को छोड़ देते हैं तो सीधे धीरे धीरे वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। एक नोट पॉइंट भी दिए, एटमॉस्फेयर गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। दाब का सही मात्रक पास्कल है। 1 atm 1.01 × 10⁵ पास्कल वायुमंडलीय दाब है। इसका यूज क्वेश्चन आंसर करने में किया जाता है, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं इस पॉइंट को। गीले कपड़े सूख जाते हैं, इन उदाहरणों में जल का क्या हुआ? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव, ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल के
आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण किसे कहते हैं? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक और इसको हम क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, तो आप क्रियाकलाप से देख सकते हैं। पॉइंट क्या है इसमें? सतह क्षेत्र बढ़ने पर हम यह जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ाने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। नेक्स्ट, आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जलवायु में जल की कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, वायु में गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं और आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। तो जैसे तेज कपड़े में या कपड़े को सुखा रहे हैं तो उसमें से जो कपड़ा गीला होता है तो उसका जल जो होता है वाष्प बनकर उड़ जाता है। और जहाँ नमी होती है जलवाष्प मतलब कभी तापमान पाने पर वो सूख जाता है तो वहाँ का जल वाष्प बन के उड़ जाता है। वो इसी को बताया गया उसमें। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास की ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन या नाखून की पालिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कण आपकी हथेली या आसपास की ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत पर या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने का और उदाहरण दे सकते हैं? इसके जरिए गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर में अवशोषित हो जाती है, जिससे हमारे शरीर शीतल हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। तो उसमें इस पॉइंट के जरिए बताया गया कि हम गर्मी में सूती वस्त्र का प्रयोग करते हैं। तो जो सूती वस्त्र का जो हम जब पहनते हैं तो हमारे अंदर का ऊष्मीय ऊर्जा होता है वो प्रसुप्त ऊष्मीय ऊर्जा के बराबर होता है। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा जो होता है वो ऊष्मीय ऊर्जा के बराबर होती है, जो हमारे शरीर से अवशोषित हो जाता है, जिससे हमारा शरीर जो होता है ठंडा होता है। इसलिए हमें पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? किसी बर्तन में हम बर्फीले जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नज़र आता है। तो यहाँ पर आपका 9th का एक पहला चैप्टर समाप्त हुआ है। इसमें क्वेश्चन आंसर भी पूछा गया है। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है?
तो उसमें वापसी का लड़का केस आएगा। तो आप सब अगर उसको देखने के बाद अगर आपको समझ में आ गया तो आप सब क्वेश्चन आंसर तो लिख सकते हैं और टीचर की हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो हम तो क्वेश्चन आंसर आपको देंगे। बने रहिए, अब आगे भी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए